हेलो स्टूडेंट्स, होप आपका आज पीएबीडी का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट अप्रैल बैच फिजिक्स पेपर। ओके, सो जो फेस टेस्ट था, बहुत सारे चैप्टर्स थे। ओके, लेट्स डिस्कस करते एक एक करके क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या है। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग थ्री साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%। तो मैक्सिमम एरर क्या होगी? यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। डेंसिटी हमें पता है कि क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। ओके, अगर मुझे डेंसिटी में एरर फाइंड करनी है तो मास और लेंथ यहाँ पर गिवन है। अब वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर, बिकॉज क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो एल क्यूब के इक्वल होता है। तो आई विल राइट एल क्यूब हियर। ओके, तो एरर इन डेंसिटी किसके इक्वल होगी? एरर इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन या रिलेटिव एरर इन लेंथ। ओके, बिकॉज अब परसेंटेज एरर हमें ऑलरेडी गिवन है, मैं इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखूंगा। डेल पी इज इक्वल टू डेल एम प्लस 3 डेल एल। उसमें डेल एम की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज 1.5%। डेल एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 1%। अगर ये ऐड करूंगा तो 3 प्लस 1.5 विल बी इक्वल टू 4.5%, विच इज द एरर इन डेंसिटी। सो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकन इनटू अकाउंट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हमें टोटल एरिया ऑफ ऑल दी 7 स्क्वायर्स फाइंड करना है। अब नॉर्मली सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या है? सी यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करेंगे कि 5.29 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। ओके, तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए। नाउ मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली रूल क्या होता है कि जब दो कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ऑलवेज जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है वो रखनी है। बट ध्यान रखो यहाँ पर वी आर नॉट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। भले लग रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट 7 इज़ नॉट अ मेजर्ड वैल्यू। ओके, वो एक एब्सोल्यूट नंबर है, उससे कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम 7 टाइम्स 5.29 को ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पर एडिशन हो रहा है। एंड एडिशन में रूल क्या है कि जो डेसिमल के बाद जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो वही हमें आंसर में भी रखनी है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, मतलब आंसर में भी डेसिमल के बाद कितनी रखेंगे? 2 ही रखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा इट्स ओके। मल्टीप्लाई करने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, बिकॉज से 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। सो विच इज़ बी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर अगर देखिए यहाँ पर क्वांटिटी एफ इज़ गिवन बाय, हमें एक एफ क्वांटिटी गिवन है विच इज़ एच सी रेज टू 5 अपॉन जी। और हमें एच का डायमेंशनल फॉर्मूला, एफ का डायमेंशन फाइंड करना है कि एफ का डायमेंशन किसके इक्वल होगा। तो एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? क्या हमें पता है कि ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू हो जाएगा, जिसमें ई की वैल्यू लेनी है m1 L2 T रेज़ टू -2 एंड न्यू की वैल्यू लेनी है T रेज़ टू -1। सो यहाँ से हो जाएगा m1 L2 T रेज़ टू -1। सो एच की जगह पर मैं लिखूँगा m1 L2 T रेज़ टू -1, जिसका मैं हाफ लिखना होगा बिकॉज द ओवरऑल द पावर इज हाफ। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है विच इज़ L1 T रेज़ टू -1। इसका ओवरऑल पावर 5 तो होगा बिकॉज रूट में तो 5/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई। नहीं तो पहले इसको ओवरऑल में रूट में लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज L1 T रेज़ टू -1 होल रेज़ टू 5। नीचे g का कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है g इज इक्वल टू एफ इंटू रेडियस स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 विच इज एफ m1 L1 T रेज़ टू -2 L स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। सो यहाँ से हो जाएगा m-1 L3T -2। सो रूट में क्या आएगा? m1 L2 T रेज़ टू -1 L5 T रेज़ टू -5 डिवाइड बाई m-1 L3 T रेज़ टू -2। यहाँ से मैं मास m स्क्वायर हो जाएगा, ये L 2 + 5 7 - 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 -5 -6 + 2 -4 से हो जाएगा m1 L स्क्वायर T रेज़ टू -2। रूट फाइंड करेंगे तो अब ये किसके इक्वल होगा? तो दैट इज़ ऑब्वियसली एरिया तो नहीं हो सकता, वॉल्यूम भी नहीं हो सकता, एनर्जी भी नहीं है। इट्स एनर्जी हो गया एक्चुअली, m1 L2 T रेज़ टू -2 इज एनर्जी।
तो हमारा आंसर क्या होगा, एनर्जी, सी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल्स विच इज ए बी सी डी। तो हमें z इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर a स्क्वायर b रेज़ टू 2/3 रूट सी एन डी क्यूब। हमें परसेंटेज एरर इन z फाइंड करना है, तो डेल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट विल बी 2 डेल a प्लस 2/3 डेल b प्लस हाफ डेल c प्लस 3 डेल b। अब यहाँ पर डेल ए हम लिख सकते हैं डायरेक्टली परसेंटेज एरर इन ए विच इज़ 2%, डेल बी लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन बी विच इज़ 1.5%, डेल सी लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन सी विच इज़ 4% एंड डेल डी लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन डी विच इज़ 2.5%। ये 4 हो जाएगा, दिस इज 3/2 ओनली, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हियर इट विल बी 2 एंड फाइनली यहाँ पर 7.5 आ जाएगा एंड दैट विल बी 14.5%। सो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी। मेजर वैल्यू ऑफ l इज दिस 1 मीटर फ्रॉम मीटर स्क्वायर हैविंग अ मिनिमम डिविजन ऑफ 1 mm एंड टाइम ऑफ 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95 सेकंड फ्रॉम मेजर विद स्टॉपर्स एंड दैट ऑल दैट थिंग। ओके, सो टाइम पीरियड की फॉर्मूला हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है विच इज 2 पाई रूट l बाई जी। हमें एक्चुअली फाइंड करना है जी की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो हम पहले तो ये इक्वेशन को पहले जी के टर्म्स में ले लेते हैं, तो वेजेस मैं स्क्वायर करूँगा, रेट विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, रूट हटाने के लिए जी को इससे ले आता तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे इसका जी में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, सो आई विल राइट डेल जी इज इक्वल टू डेल एल प्लस 2 डेल टी। ओके, डेल एल कितना है, डेट इज परसेंटेज एरर यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट वी कैन फाइंड आउट डेल एल बाई डेल्टा एल बाई एल एंड ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी एंड होल इंटू 100 कर लेंगे। डेल एल हमें गिवन है विच इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ विच इज 1 mm। ओके, जो लिस्ट काउंट है मीटर स्केल का जिससे हमने लेंथ मेजर की वो 1 mm के इक्वल है एंड नीचे जो लेंथ मेजर की है वो 1 मीटर के इक्वल है। सो 1 मीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 1000 मिलीमीटर प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी कितना गिवन है, डेल्टा टी यहाँ पर 0.01 सेकेंड का रेजोल्यूशन है एंड जो टाइम मेजर किया वो 1.95 है इंटू 100। से पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ये 100 अगर अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, प्लस ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1/1.95 और आई विल से 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 195 इंटू 100, ऐसा समथिंग कुछ होगा जिसमें ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको लिखूँ दैट इज़ 5 3s are 15, 5 9s are 45, this is 5 20s are and which is 1/10 plus 40/39 something. So 40/39 will be very much close to कितना होगा, ये 0.1 हो जाएगा बट इसकी वैल्यू close to I will say 1 point something 0। अगर मैं मल्टीपल डिवाइड करूँ 40 and 39, so 39 ले लेता है एंड यहाँ पर 1 आएगा 0 आएगा which is 39.0। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 3s are which is sorry 39 2s are 39 2s हो जाएगा 78। यहाँ पर 22 बाकी रहेगा, सो वी कैन ऐड टू 39 समथिंग, रेट ना भी रखेंगे तो भी चलेगा क्लोज टू 39 6 और 39 5 एक्चुअली विच इज़ 195। सो अप्रॉक्स क्लोज टू 1.025 है एंड ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.125 समथिंग विच इज़ आई विल से 1.13 ले सकते हैं। ऑप्शन में सबसे नज़दीक 1.13 है, दैट्स फाइन। ओके, सो आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है, यूनिट एंड डायमेंशन का इक्वेशन। ओके, इक्वेशन क्या है कि एफ इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। हमें डायमेंशन फॉर्मूला ए डी बाई बी का फाइंड करना है। अब एज यू नो कि ए का जो डायमेंशन होगा वही सेम फोर्स का होगा। ए का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल टू
फोर्स का डायमेंशन. ओके, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T⁻². डी का डायमेंशन क्या होगा? तो बिकॉज साइन का एक साइन की आर्ग्यूमेंट है dt, सो dt में t अगर टाइम है तो d क्या होगा? 1 टाइम होगा, क्योंकि ओवरऑल वो डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो d को मैं लिख सकता हूँ T⁻². b का डायमेंशन क्या होगा? बिकॉज यहाँ पर bx भी डायमेंशनलेस होगा, तो x अगर डिस्प्लेसमेंट है विच इज l, तो b होगा 1/l विच इज l⁻². सो m1 होगा, l2 होगा, T⁻³ होगा. m1 l2 T⁻³ विच इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. Two cars start from a point at the same time in a straight line and the position are represented by xp and xq. ओके, तो दो कार्स के हमें पोजीशन की इक्वेशन गिवन है, at + bt² है, एंड दूसरा जो है वो हमारा xq विच इज ft - t² है. तो हमें पूछा है कि एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी. तो मैं p की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करूंगा इसको, इट विल बी a + 2bt हो जाएगा. एंड q की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो इट विल बी f - 2t. अब दोनों वेलोसिटी जब इक्वल हो जाएगी, सो यहाँ से t हमें क्या मिल जाएगा? t मिल जाएगा f - a/2b + 2 और b + 1. सो विच इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. सो हमें यहाँ पर एक पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स अलोंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल t = 5 सेकंड. t = 5 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी? यहाँ पर ग्राफ देखो समवॉट लाइक ऐसे. 5 सेकंड पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है. सो 5 सेकंड पर पोजीशन फाइंड करनी है तो हमें करना क्या होगा? 5 सेकंड तक उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया वो फाइंड करना होगा. तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सी ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे. ओके, ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? विल बी हाफ 2 × 2 विच इज 2. ओके, ये एक स्क्वायर है. ओके, जिसका एरिया कितना होगा? 2 × 2 विच इज 4 होगा. एंड ये इतना पार्ट जो है ये रेक्टेंगल, उसका एरिया कितना होगा? दैट विल बी 1 × 3 विच इज 3. तो 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 टोटल एरिया 9 के इक्वल होगा. तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? 9 होगा. डिस्प्लेसमेंट उसने 9 मीटर किया, इनिशियली 0 पर था, लास्ट में 9 पर है, तो और आंसर विल बी 9. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. हमें एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन. ओके, एंड हमें फाइंड क्या करना है? उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आफ्टर t = 1 सेकेंड. तो वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, dx/dt लिख देंगे इसको पहले. ओके, दोनों सारे इंटीग्रेशन करेंगे हम. इंटीग्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी ये 0 पहले इनिशियली टाइम 0 है, फाइनल टाइम कितना है? हमें 1 सेकेंड के बाद फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट 0 to x, तो ये हो जाएगा x. यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो v0t + gt²/2 + ft³ हो जाएगा. अब उसमें अगर मैं लिमिट्स पुट करूँगा, सो t1 पुट करेंगे तो v0 + g/2 + f/3 हो जाएगा. एंड 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा. सो आंसर आएगा v0 + g/2 + f/3 विच इज़ बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with from which middle point of the train passes the signal post. मतलब एक ट्रेन है, ओके, जो एक लैम्प पोस्ट से पास हो रही है. ओके, सिग्नल पोस्ट से. तो जब जाएगी तो इनिशियली जब ये वाला इनिशियल पार्ट आएगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी? v होगी, सॉरी u होगी. जो फाइनल कंपार्टमेंट होगा उसकी स्पीड तब तक v हो चुकी होगी. ओके, तो ये मिडिल जो पोर्शन है, ओके, उसकी स्पीड कितनी होगी? मतलब डेट मीन्स के जो ट्रेन है वो इट इज़ एक्सेलरेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग है, तो स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बिकॉज हमें वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वी कैन यूज दिस इक्वेशन v² = u² + 2ad. और हमें दो केसेस को कंपेयर करना है.
तो मैं यहाँ पर इजी तरीके से क्या कर सकते हैं कि मैं लिख देता हूँ इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू d। अब मैं रेशियो ले लेता हूँ कि v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर डिवाइड बाई v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा d1 बाई d2। फर्स्ट केस में लाइक हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इनिशियल u है, जब फाइनल कंपार्टमेंट आएगा तब v है, तो मैं v1 को v लेता हूँ, u1 को u लेता हूँ। अब सेकंड केस में हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है, ये वाले पोर्शन की, मिडिल पोर्शन की। तो v2 में ले लेता हूँ लेट्स से v डैश, उसकी स्पीड v डैश के इक्वल है, एंड u2 स्टिल मैं u ही लूँगा इनिशियल स्पीड। डिस्टेंस पहले केस में मतलब जब u से v तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो पूरी ट्रेन की जितनी लेंथ होगी उतना डिस्टेंस। अब ट्रेन की लेंथ यहाँ पर गिवन नहीं है, बट लेट्स कंसिडर इट L, ओके। तो पहले L डिस्टेंस कवर किया एंड बाद में अगर u टू v डैश मतलब मिडल पोर्शन तक कितनी लेंथ होगी, तो L/2 के इक्वल होगी। तो नीचे मैं L/2 पुट करूँगा, L कैंसिल हो जाएगा। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये पूरा पोर्शन इस साइड जाएगा तो v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें v डैश स्क्वायर फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ से मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डैश स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। तो v डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2v डैश स्क्वायर is equal to v square minus u square plus 2u square. So finally it will be v square plus u square and v dash square is equal to v square plus u square divided by 2, or I will say v dash is equal to v under root of v square plus u square divided by 2. So हमारा आंसर आ जाएगा which is A option. Next question पर जाते हैं। A car is moving with speed of 150 km/h and after applying the brake it will move 27 meters before it stops. If the same car is moving with a speed of some one third the reported speed and it will stop after time. मतलब stopping distance का simple question है। हमें पता है कि stopping distance कैसे find करें। Stopping distance is given by v square by 2g, okay, where v is the initial speed of the car. अब see हमें compare किसको करना है, speed and displacement को compare करना है। तो यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज यू नो कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। सो आई विल टेक द रेशियो d1 बाई d2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। इनिशियल डिस्टेंस कितना कवर किया है, इनिशियल केस में 27 मीटर, फाइनल केस में कितना कवर किया वो हमें फाइंड करना है, ओके। पहले स्पीड कितनी थी कि 150 थी, फिर 1/3 हो गई। मैं यहाँ पर यूनिट्स उसके चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रेशियो लेना है। तो 1/3 हो गई मतलब 50 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27 डिवाइड बाई d2 विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली d2 विल बी इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 9, सो आंसर विल बी 3 मीटर, ओके। सो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज शोन द फिगर द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 0 to 10 सेकंड। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड करना है। डिस्टेंस सिंपली क्या होगा कि ये जितना भी एरिया है उसका एडिशन, ओके। सो ये जो एरिया है दिस फर्स्ट रेक्टेंगल दैट इज 2 × 8 विच इज 16। ये सेकंड वाला जो रेक्टेंगल है वो कितना है कि दैट इज 2 × 2 विच इज 4। इसका कितना है कि 8 - 4 × 4 विच इज 16। दिस इज 2 × 2 विच इज 4। सो ऐड करेंगे तो 20 + 20 विच इज 40। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40। डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है, सो जो एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है उसको हमें नेगेटिव कंसिडर करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 16 - 4 + 16 - 4, सो दैट इज 24 हो जाएगा, 12 + 12। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस अपॉन डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 24 अपॉन 40। सो that is 4 6 4 10 और I will say 3 and 5 तो आंसर आएगा 3/5 which is okay, one second, there is some mistake here. So it is 2 × 4 which is okay, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। इट इज 2 × 4 which is 8 होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी 2 × 4 है 8 होगा, नॉट 4, ओके।
सो एक्चुअली यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी 16 + 16 32, 32 + 16 इज 48 एंड नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो that will be 16 - 8 + 16 - 8, so that is 16 only. so यहाँ से हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट 16, डिस्टेंस 48, ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए दो फोर्सेस है विच इज़ P and Q एंड दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 2 ऑफ मैग्नीट्यूड 2F and 3F. So P is equal to 2Fm and Q is equal to 3Fm and they are at an angle of theta with each other. If the force Q is doubled, resultant also gets doubled. तो एंगल थीटा कितना होगा? So let's say अगर मैं पहले रिजल्टेंट फाइंड करूँ फॉर द फर्स्ट केस, तो अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करूँ तो इट इज 2F होल स्क्वायर प्लस 3F होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F इंटू 3F कॉस ऑफ थीटा होगा. ओके. सेकेंड केस में अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूँ, सो इन दैट केस P तो सेम ही रहेगा, Q डबल हो गया, मतलब इट विल बी 6F एक्चुअली एंड एंगल विल रिमेन सेम. हमें क्या बोला कि जो R2 है दैट इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ R1. सो R2 की जगह मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर पहले तो. सो R2 स्क्वायर क्या लिखेंगे? R2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 4F स्क्वायर प्लस 36F स्क्वायर प्लस 2 2 4 6 24F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 4 इंटू R1 स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें R1 स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा 4F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर प्लस 2 2 4 12F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. सो यहाँ से 4F स्क्वायर प्लस 36F स्क्वायर विल बी 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर कॉस थीटा एंड यहाँ से 4 + 9 13F स्क्वायर, 13F स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा? 13F स्क्वायर इंटू 4 विल बी 52F स्क्वायर प्लस 4 12 48F स्क्वायर कॉस थीटा. तो 40 इस साइड जाएगा तो 12F स्क्वायर हो जाएगा. दिस विल कम हियर, सो इट विल बी 24 minus 48 which is minus 24, or I will say plus 24F square cos theta and that is equal to 0 हो जाएगा. तो हमें एंगल थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ से एफ स्क्वायर तो निकल जाएगा, कैंसिल हो गया, 12 भी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 cos थीटा बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो फाइनली आई कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. अब cos थीटा -1/2 कब होता है कि 120 डिग्री एंगल पर होता है. ओके, सो आवर आंसर विल बी ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है. रेशियो बिटवीन रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन. तो रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर डिवाइड करना है मैम. अब रेंज की फॉर्मूला क्या होती है? रेंज की फॉर्मूला होता है V0² sin 2θ अपॉन g एंड नीचे टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2V0 sin θ अपॉन g स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से V0² sin 2θ को मैं 2 sin θ cos θ लिख सकता हूँ. नीचे that will be 4V0² sin square θ अपॉन g स्क्वायर हो जाएगा. तो V0² कैंसिल, 2 कैंसिल, एक sin θ कैंसिल, cos बाई साइन विल बी cot θ, g स्क्वायर ऊपर जाएगा तो g स्क्वायर, एक g भी एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा. सो देयर विल बी ओनली g ओनली, g ऊपर जाएगा, cos बाई साइन को मैं cot θ लिख देता हूँ और नीचे 2 लिख देता हूँ. तो इट विल बी g/2 cot θ which is A option. Next question पर जा रहे हैं. Vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. In that case the forces are. तो जब भी एडिशन डिफरेंस बोथ गिवन हो तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे. अगर दो फोर्सेस गिवन हो
ओके लेट्स से देयर आर टू फोर्सेस, लाइक एक ए और एक बी है, दिस इज ऑल्सो बी एंड दिस इज ए। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा ए प्लस बी, और जो उनका डिफरेंस जो होगा वो ये होगा ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सम और जो सब्ट्रैक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब ये जो दोनों के बीच में एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो कब पॉसिबल है? तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कब करते हैं? तो बाइसेक्ट तब करते हैं जब पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। ओके, और अगर ये रोम्बस है इन दैट केस इसके चारों साइड इक्वल होगी, सो ये ए और बी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स कब पॉसिबल है कि ये जो परपेंडिकुलर होंगे, जब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा एक्चुअली। तो आंसर क्या आएगा, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए क्या होगा? तो ए क्रॉस बी, मैं बी क्रॉस ए को माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, तो ए इस साइड आएगा तो 2 इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा, एंड दैट विल बी जीरो वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर है तो कब पॉसिबल है? जब ए बी साइन थीटा 0 और साइन थीटा 0, एंड अगर साइन थीटा 0 है तो वो थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। तो ऑप्शन में बिकॉज पाई है विच इज़ 180 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। 17 क्वेश्चन पर जाते हैं, बोट क्रॉसेज अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इफ द रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक रिवर है, बोट इसको 8 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही है, रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर वाटर कितना होगा? तो मे बी पॉसिबल कि समवॉट ऐसे कुछ बोट जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टेंट वेलोसिटी, सॉरी बोट ऐसे ट्रैवल करी होगी, रिजल्टेंट इस साइड होगा एंड रिजल्टेंट हमें गिवन है 10, दिस इज 8। तो हमें रिवर की स्पीड फाइंड करनी है। ऑब्वियस है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल 8 और 10 जब दिख जाए तो जो थर्ड साइड होगी वो 6 के इक्वल होगी, मतलब जो रिवर की स्पीड होगी वो 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट अगर गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ओमेगा। तो ओमेगा हो जाता है वो 2 पाई न्यू डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 पाई डिवाइड बाय 60 इंटू न्यू की वैल्यू 120 अगर मैं पुट करूँगा तो 62 जा मतलब हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, विच इज़ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है, मैन स्टैंडिंग एट अ स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 60 किलोग्राम वेट, इफ मैन जम्प्स आउटसाइड प्लेटफॉर्म रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जंप करेगा स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर से, जंप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, सम एक्शन फोर्स लगाना पड़ता है ग्राउंड के ऊपर। ओके, तो ग्राउंड हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाते हैं तो हम जंप कर सकते हैं। तो जो इनिशियल प्रेस करना पड़ता है ग्राउंड को, उसकी वजह से होगा क्या कि हमारा वेट तो लगाएगा ही ग्राउंड पर फोर्स, बट एडिशनल जो हमने फोर्स एक्शन फोर्स लगाया, सो नेट वेट हमारा क्या हो जाएगा, फॉर द मोमेंटरली इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब एक बार हम जंप कर लेंगे, जब धीरे धीरे हमारी बॉडी ऊपर उठने लगेगी, तो रिएक्शन फोर्स की वजह से हमारा नेट वेट कम हो जाएगा, तो पहले इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। मतलब एक वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इंक्लिनेशन थीटा है, इसको हम एक्सेलरेट करें। ओके, एक्चुअली ऐसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सो एक्सेलरेट करें सच दैट कि वो जो वेज है वो स्लिप ना हो, जो ब्लॉक है वो स्लिप ना हो, सॉरी। सो हमें क्वेश्चन है कि वेज ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनते हैं। अगर लेट्स से कि एक्सेलरेशन इस साइड हम हो रहा है वेज का, तो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा बाई डी,
वेज, यहाँ पर एक लगेगा mg कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर होगा एक mg साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर एक फोर्स होगा एम ए सूडो फोर्स होगा। एम ए सूडो फोर्स के जो कंपोनेंट्स अगर मैं फाइंड करूँगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन दैट विल बी एम ए कॉस थीटा होगा, एंड यहाँ पर जो होगा वो एम ए साइन थीटा होगा। ओके, यहाँ पर बाकी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, स्मूथ वेज है। मैं नॉर्मल फोर्स को इक्वेट करूँगा तो नॉर्मल फोर्स किससे इक्वेट होगा, दैट विल बी एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। हमें नॉर्मल फोर्स ही फाइंड करना है। ओके, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर मैं फोर्सेस देखूँ तो एम ए कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के इक्वल है। सो एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज हमें ऑप्शंस में ए नहीं रखना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो जी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये ए को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आई विल राइट जी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एम जी ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कॉस थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एम जी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे आएगा कॉस थीटा। एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा में एम जी कॉमन निकाल दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एंड फाइनली विल गेट एम जी अपॉन कॉस थीटा, एम जी अपॉन कॉस थीटा विच इज नॉर्मल फोर्स, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इफ द गन इज ऑफ 1 किलोग्राम मास बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड्स। तो ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा कि जितना मोमेंटम, बिकॉज इनिशियली दे आर एट रेस्ट, तो जितना मोमेंटम चेंज बुलेट का होगा उतने मोमेंटम चेंज गन का होगा। ओके, तो बुलेट का मोमेंटम चेंज कितना होगा, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट हमें गिवन है 200 ग्राम विच इज 0.2 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन हमें गिवन है 1 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ से मुझे वी जी जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके, सो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A mass of 100 gram strikes the wall with speed 5 meter per second at an angle as shown in the figure and it rebounds with the same speed. If the contact time is 2 into 10 to minus 3 second, what is the force applied on the mass by the wall? So यहाँ पर देखिए ये वाला जो ब्लॉक है ओके वो यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर जाएगा। सो नेट मोमेंटम चेंज कितना होगा, तो नेट मोमेंटम चेंज होगा दैट विल बी 2mv कॉस ऑफ 30 के इक्वल होगा। जो एंगल ये वाला एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज सिर्फ x में ही होगा, y में नहीं होगा। अब उसमें m की वैल्यू गिवन है हमें 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 पुट कर देंगे। सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू 0.5 √3। वह फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स विल बी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ओके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम आएगा तो ये 0.5 इंटू √3 एंड डिवाइड बाय नीचे जो टाइम है वो 2 इंटू 10⁻³ के इक्वल है। तो यहाँ से मैं अगर मैं फाइंड करूँ तो 0.2 कैंसिल करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा विच इज़ 250 √3 न्यूटन आंसर आएगा। ये फोर्स कौन सी तरफ लगेगा, हमें फोर्स अप्लाइड ऑन द मास बाय द वॉल, तो वॉल के ऊपर फोर्स ऑब्वियसली इस साइड लगेगा। ओके, सो 250 √3 न्यूटन टू दी राइट विच इज ए ऑप्शन आएगा। सॉरी, ऑन द मास बाय द वॉल पूछा, तो ऑन द मास के ऊपर एक्चुअली इस साइड लगेगा तो आंसर आएगा टू दी लेफ्ट, सी ऑप्शन। A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second and at a speed of 10 meter per second. Then the initial acceleration of the block is. So block के ऊपर जो force लगेगा that will be equal to क्यों लगेगा, because some jet is striking on it.
एंड हमें पता है कि अगर फोर्स फाइंड करना हो तो नॉर्मली हम, बिकॉज हम मास फ्लो रेट है, ओके, सो विल यूज दिस v इंटू डी एम बाई डी टी, ओके। फोर्स कितना क्या होता है कि d बाई डी टी ऑफ मोमेंटम चेंज, तो कभी मास चेंज हो रहा है, कभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर मास एक्चुअली स्ट्राइक कर रहा है, मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मास हमें गिवन है डी एम बाई डी टी, सो आई विल राइट v इंटू डी एम बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एम ले लेता हूँ। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये अवेलेबल है कि ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है, तो ये 2 पुट करने का। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी उसकी गिवन है, जो जेट की वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ओके। एंड जो 1 किलोग्राम पर सेकेंड मास फ्लो रेट है पानी का, तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो विच इज ऑप्शन नंबर सी। A monkey of mass 50 kg climbs on a rope which can withstand a tension of 350 Newton if monkey initially climbs down with an acceleration 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square. Choose the correct option. ओके, तो ये रोप है, रोप पे मंकी अगर सपोज करो कि यहाँ से जा रहा हो, सो अगर वो ऊपर जाएगा तो होगा क्या, क्लाइम्स डाउन, पहले वो क्लाइम डाउन कर रहा है, तो क्लाइम डाउन जब करेगा तो उसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे, एक तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा विच इज, एक ऊपर टेंशन होगा रोप के ऊपर, नीचे की साइड जो फोर्स लगेगा बिकॉज इट इज क्लाइंबिंग डाउन, एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, तो ऊपर की साइड एक एम ए फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, एंड इट्स एम जी वेट विल बी डाउनवर्ड। तो इन दैट केस जो टेंशन होगा वो कितना होगा, तो टेंशन विल बी टी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ओके। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि T will be equal to mg माइनस एम ए, m कॉमन निकालो तो g माइनस ए, जिसमें m की वैल्यू 50 है, g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू क्लाइम्स डाउन एट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 6 इंटू 50 इज 300 न्यूटन। ये डाउनवर्ड के लिए। सेकेंड केस में वो क्या कर रहा है, सेकेंड केस में जो मंकी है वो टेंशन ऊपर होगा, वो क्लाइंबिंग अप कर रहा है, तो इन दैट केस एम जी भी नीचे लगेगा और एम ए भी नीचे लगेगा, सो इन दैट केस टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। एम कॉमन निकालेंगे, जी प्लस ए लिखेंगे, तो एम की वैल्यू 50, जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू 10 एंड ए की वैल्यू 5, तो 10 प्लस 5 विल बी 15 एंड 15 इंटू 50 इज 15 5 हो जाएगा 75, तो 750 न्यूटन हमारा आंसर आएगा, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, यहाँ पर 700 न्यूटन है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, 350 न्यूटन है वाइल गोइंग डाउनवर्ड बिकॉज 300 हमारा आंसर है। रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड बिकॉज रोप का जो टेंशन जो विथस्टैंड कर सकते हैं वो 350 न्यूटन है, तो डाउनवर्ड को तो वो विथस्टैंड कर लेगा बट अपवर्ड को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा बिकॉज 750 न्यूटन इज मोर देन 350 न्यूटन, सो रोप विल ब्रेक वाइल ही इज क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पर जाते हैं। द रियल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 0.000597 per degree and linear coefficient of expansion of glass is this and apparent volume coefficient of expansion of glycerin। तो हमें पता है कि लिक्विड इन वेसल अगर हो तो जो रियल apparent coefficient ऑफ होता है वो गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल के इक्वल होता है। अब लिक्विड मतलब जो मर्क्यूरियम ग्लिसरीन है सॉरी, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इतना है माइनस गामा ऑफ वी। वेजल का देखो लीनियर कोएफिशिएंट हमें गिवन है ग्लास का, तो लीनियर अगर गिवन है अल्फा गिवन है तो गामा क्या होगा, तो गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा ले लेते तो 3 इंटू 0.0000009, सो दैट इज 0.000027 हो जाएगा। इसको मैं पुट करूँगा यहाँ पर, सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इन दोनों को तो इट विल बी 0.0005
70 पर डिग्री सेल्सियस. सो विच इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट पर जाते हैं. when a bimetallic strip is heated तो कौन सी तरफ बेंड. ऑब्वियसली हमें पता है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप को जब हीट करते हैं, इसको मैं हीट करूंगा तो अगर लेट्स से कि अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 होगा तो अल्फा 2 ज़्यादा एक्सपेंड होगा, अल्फा 1 कम एक्सपेंड होगा, तो वो समवट ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी. सो बेंड कौन सी तरफ होगा. बट द मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड, जो मोर एक्सपेंड होगा, जिसका अल्फा ग्रेटर हो वो आउटसाइड होगा. ओके, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. If a graph is plotted taking the temperature in Fahrenheit along y-axis and the corresponding temperature in Celsius along the x-axis, it will be a straight line. ओके, तो मैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन पता कि TF इज इक्वल टू क्या होता है 9/5 TC प्लस 32. अगर मैं इसको y इज इक्वल टू MX प्लस C से कंपेयर करूँ तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो समवॉट कुछ ऐसे होगा, जिसमें ये जो y इंटरसेप्ट होगा वो 32 के इक्वल होगा एंड स्लोप 9/5 के इक्वल होगा. तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है कि हैविंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दैट इज करेक्ट. ओके, y इंटरसेप्ट पर पॉजिटिव एक्सिस, y एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाएगा, x एक्सिस पर पॉजिटिव नहीं बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि इस साइड x एक्सिस को नेगेटिव में टच करेगा. पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी इनकरेक्ट एंड हैविंग अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. Liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at constant pressure of 1 atmospheric. The rate of heating is constant, which of the following graph represents the variation of temperature with time. Okay, तो लिक्विड है, तो लिक्विड ऑलरेडी मतलब 300 केल्विन तक, 300 केल्विन इज अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ऑब्वियसली फेस चेंज होगा. फर्स्ट में तो फेस चेंज हो ही नहीं रहा, सेकेंड में भी कोई फेस चेंज, इट्स अ कर्व ग्राफ हो गया जो पॉसिबल नहीं है. थर्ड में भी कर्व है. फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा कि पहले वो यहाँ पर लिक्विड होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पर वो फेस चेंज होगा एंड वापस टेम्परेचर इंक्रीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू 2 वेसल्स, one containing water at 100 degree and another containing water at 0 degree. दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक रॉड यूज़ किया. पहले 2 रॉड्स पहले अलग अलग कनेक्ट किया. इन द सेकेंड केस द रॉड्स आर जॉइन एंड टू एंड, मतलब सेकेंड केस में हमने क्या किया, दे आर जॉइन एंड टू एंड, समवॉट कुछ ऐसे. ओके, तो लेट Q1 and Q2 बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन टू केसेस रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ Q1 by Q2 क्या होगा. सो अब यहाँ पर हमें Q1 by Q2 फाइंड करना है, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस फाइंड करना है. तो हमें पता है कि जो कंडक्शन की इक्वेशन होती है वो Q/T इज इक्वल टू होती है K डेल्टा T by L. ओके, तो रेट ऑफ मेल्टिंग मतलब Q/T का हमें रेशियो फाइंड करना है. इसको मैं Q ही लिख देता हूँ, रेट Q/T को, और आई विल राइट इट H. तो इफ आई टू फाइंड आउट H1 by H2 एक्चुअली देखिए, तो दोनों केस में अगर लेट्स से कंडक्टिंग जो रॉड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो ये यहाँ पर भी K. अब सीरीज़ में अगर K दोनों सेम है तो ओवरऑल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी K ही रहेगी. तो K को हमें यूज़ नहीं करना है. ओके, एरिया एक रॉड यूज़ करोगे, सीरीज़ में यूज़ करो, एरिया विल रिमेन सेम ओनली, तो वो भी यूज़ नहीं करेंगे. डेल्टा T विल रिमेन सेम, सिर्फ L चेंज होगा. तो H1 by H2 विल बी इक्वल टू L2 by L1 होगा. उसमें सेकेंड केस में लेंथ डबल हो जाएगी, फर्स्ट केस में लेंथ L होगी. तो H1 by H2 का रेशियो क्या आएगा 2/1. So I will say that is B option. Next question पर जाते हैं. Thermal capacity of 40 ग्राम of aluminium.
थर्मल कैपेसिटी फाइंड करनी है। सो थर्मल कैपेसिटी जो होती है वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट के इक्वल होती है। ओके, एंड मास हमें 40 ग्राम गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज 8 हमारा आंसर आ जाएगा, 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कॉजेज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एसोसिएशन स्टेटमेंट है, नो इट्स फॉल्स। ओके, कि मेल्ट करेंगे तो हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऑलवेज इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बट इंटरनल एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट। तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड, दैट इज करेक्ट। लेटेंट हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड। So we can say that assertion is true but reason is false. So sorry, assertion is false and reason is true. So D option आएगा। Internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work. तो first law of thermodynamics delta Q is equal to क्या होता है, delta U plus delta W. Delta Q is given by 2 किलो कैलोरी। 2 किलो कैलोरी को मैं 2000 कैलोरी लिख देता हूँ, उसको जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, डेल्टा यू में फाइंड करना है एंड डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्क डन विच इज 500 एंड वर्क यहाँ पर सिस्टम ने डन किया है तो इट विल बी पॉजिटिव। हीट सिस्टम को मिले तो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4.2 इंटू 8.4, 8.4 इंटू 1000 इज 8400 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर डेल्टा यू क्या मिल जाएगा, 7900 जूल, विच इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है। आइडियल गैस इज कंप्रेस एडियाबेटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। गामा अगर गिवन है तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा। तो एडियाबेटिकली जब भी कंप्रेशन हुआ है ना, एंड हमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड करना तो हमें पता होना चाहिए टी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V2 रेस टू गामा माइनस 1। सो हमें T2 फाइंड करना है। ओके, so I can say T2 here is T1 V1 raised to gamma minus 1 divided by V2 raised to gamma minus 1, which is T1 V1 by V2 raised to gamma minus 1। उसमें T1 जो ओरिजिनल टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। हमें बोला गया है कि V2 is 8/27 of V1, so I can say that V1 by V2 is 27/8, so 27/8 एंड जो पावर होगा गामा इट्स 5/3 माइनस 1, सो 300 इन दिस 27/8 होल रेस टू ये 2/3 हो जाएगा। अब 27/8 रेस टू 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे कि 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का पावर स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनली 75 9s are 75 into 9, that is 675। ये हमारे टेम्परेचर आएगा, केल्विन में आएगा। सो हमें राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी फाइंड करना है, विच इज T2 माइनस T1। सो ये 675 माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर 300 था, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 375। सो विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion is. Okay, so वर्क डन हमें पता है कि एरिया अंडर PV ग्राफ होता है। So अगर मैं V1 से V2 ले जाऊँ, so वाया मैं आइसोथर्मल ले जाऊँगा तो आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ ऐसे होगा।
आइसोबारिक ले जाओ तो आइसोबारिक का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक ले जाओ तो एडियाबैटिक का ग्राफ समवॉट कुछ ऐसे होगा। सो अगर इको चेक करो तो सबसे ज़्यादा एरिया किस में होगा कि ये आइसोबारिक में होगा, क्योंकि आइसोबारिक का जो एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो वर्क डन भी किस में सबसे ज़्यादा होगा, आइसोबारिक में। सो बी ऑप्शन आएगा हमारा। A thermodynamic system is taken from state A to B along ACB and is brought back to A along BDA. Should have PV diagram. The net work during the complete cycle is given by the area. तो work done कितना होगा, तो work done is given by this. Okay, ये वाला जो portion होगा वो work done के equal होगा। तो ये work done हमें अगर मैं area find करूँ तो it is A C B D A. Okay, A C B D A. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। यहाँ पर पीवी ग्राफ है, हमें वर्क डन फाइंड करना होगा। तो बिकॉज हमें इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, हीट एनर्जी फाइंड करने पर हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। एंड फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू 0 होता है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। सो वर्क डन फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी। सो वर्क डन कहाँ से मिलेगा, एरिया के ऊपर से फाइंड मिलेगा। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे कि पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई इंटू R1 इंटू R2 एक्चुअली, नॉट इन द सेंस यहाँ पर R1 क्या होगा, R1 मतलब अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूँ रेडियस को वॉल्यूम के टर्म्स में, तो 30 - 10 मतलब 20 का डायमीटर होगा, वो भी लीटर में होगा। तो रेडियस विल बी 10 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो 10 इंटू 10⁻³ एंड सेकंड जो रेडियस में लिखूंगा वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखूंगा। तो प्रेशर में देखो 30 - 10 इज 20 डायमीटर होगा, रेडियस कितना होगा 10 होगा एंड डेट विल बी इन किलो पास्कल। तो 10 इंटू 10⁻1000 10⁻3 पुट करेंगे तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 100 और 10 स्क्वायर पाई हमारा आंसर होगा जूल में। सो विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है। Q, E and W denote respectively the heat added, change in internal energy and work done by a closed cyclic process. Then तो closed cyclic process अगर होगा so W तो 0 होगा नहीं, Q 0 नहीं होगा, E इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी 0 होगी, ओके, नेट चेंज। सो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B via two processes. First undergoes isothermal expansion from V to 3V and its volume reduced from 3V to V at a constant pressure. The correct PV diagram represents the two. तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो और फिर कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर तो कंप्रेशन हो रहा है, नॉट एक्सपेंशन। यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है बट देन आइसोबारिक नहीं हो रहा, ये भी इनकरेक्ट है। ये वाला करेक्ट ग्राफ है कि पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और फिर आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। An ideal gas exists in a state with pressure P0, volume V0. It is isothermally expanded to 4 times of its initial volume, then isobarically compressed to its original volume. Finally, the system is heated isochorically to bring it to its initial state. The amount of heat exchange. तो अगर मैं इसके PV ग्राफ बनाऊँ तो पहले प्रेशर P0 था, वॉल्यूम V0 था, उसको कंप्रेस एक्सपांड किया गया, ओके, एक्सपांड टू द 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम 4 V0 तक। देन आइसोबारिकली कंप्रेस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, आइसोबारिकली फिर कंप्रेस किया गया टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड देन इट इज हीटेड आइसोकोरिकली टू ब्रिंग इट्स इन। तो इसको हीट किया गया आइसोकोरिकली। तो ये 1, ये 2 एंड 3, ओके। तो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज कितनी होगी, तो यहाँ पर भी इट्स साइक्लिक प्रोसेस, तो आई कैन से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा। मतलब अगर मैं वर्क डन फाइंड करूँगा तो आई कैन इजीली फाइंड आउट दी हीट एनर्जी। अब वर्क डन कैसे मिलेगा कि फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका वर्क डन कितना होगा, W1 W2 प्लस W3। तो फर्स्ट आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो हमें पता होता है कि PV ln V2 - V1,
ये वर्क डन होता है। तो अरे आई कैन टेक P1 V1 और P2 V2। हमें पता है कि इनिशियल स्टेट में क्या था, P1 V1 था, लाइक P1 V1 और P0 V0 एक्चुअली। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, एक्सपांशन हो गया 4 V0 एंड इनिशियल इट वाज V0। तो V0 V0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा P0 V log ऑफ 4। ओके, W2 कितना होगा, तो W2 इज द आइसोबारिक कंप्रेशन। तो ये वाला जो हमारा एरिया होगा वो W2 के इक्वल होगा। दिस इज 3 V0 एंड प्रेशर अगर मैं फाइंड करूँ तो प्रेशर कितना होगा, सो प्रेशर अगर मैं ये वाला प्रेशर अगर मुझे फाइंड करना है, दिस प्रेशर, तो आई कैन से दैट बिकॉज यहाँ से यहाँ अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है तो इनिशियल P0 V0 इज इक्वल टू P2 V2। सो P2 प्रेशर हमारा नहीं पता, बट V2 हमें पता है कि 4 V0 के इक्वल था। तो हमारा जो P2 हो जाएगा वो P0/4 के इक्वल हो जाएगा। सो ये P0/4 होगा। सो अगर मैं एरिया फाइंड करना हो तो दैट विल बी P0/4 इंटू 3 V0। P0/4 इंटू 3 V0 के इक्वल होगा। सो दैट इज 3/4 P0 V0 एंड W3 इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वो 0 होगा। तो W1 की जगह पर पुट करूँगा P0 V0 log of 4, this is 3/4 P0 V0 and this is 0। अब ऑप्शंस में अगर देखोगे तो P0 V0 पहले तो कॉमन निकल दिया, तो हम भी कॉमन निकल देते हैं। तो ब्रैकेट में रहेगा log of 4 माइनस प्लस 3/4 एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये नेगेटिव होगा बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है। ओके, सो ये दिस विल बी नेगेटिव। सो अंडर जो ब्रैकेट में आएगा वो ln⁴ माइनस 3/4। ऑप्शन में ln4 नहीं ln2 है, तो ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2 आगे ले लूँगा तो 2 ln2 हो जाएगा और 3/4 को मैं लिख दूंगा 0.75। सो दैट इज ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कि जब मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। सो दैट इज सी ऑप्शन आएगा। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें पता है कि 3 kBT/m के इक्वल होती है एंड बिकॉज यहाँ पर हमें दो स्पीड्स को कंपेयर करना है, V1 इज इक्वल टू V2। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो Kb तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अवेलेबल T1/m1 इज इक्वल टू T2/m2। जो चेंज हो रहा है उसको ही लिखते हैं। 3 Kb मैंने कैंसिल कर दिया, ऑलरेडी निकाल दिया। रूट भी स्क्वायर हो जाएगा तो T1/m1 इज इक्वल टू T2/m2 हो जाएगा। T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर हमें नहीं पता, पर हाइड्रोजन का जो मास है दिस इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब मास ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो मोलर मास का रेशियो सेम ही है, मैं इसको मोलर मास कंसिडर कर सकता हूँ। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज 47, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, तो 10 हो जाएगा एंड T1 वैल्यू आ जाएगी 20 केल्विन। बट हमें केल्विन में ये आंसर चाहिए तो विच इज ए ऑप्शन आएगा। नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होती है, x, y, z एक्सिस। द गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द रेशियो Cp/Cv। तो मिक्सचर का गामा फाइंड करना है। ओके, गामा ऑफ मिक्सचर। सो गामा ऑफ मिक्सचर जब भी फाइंड करना हो तो N1Cp1 प्लस N2Cp2 डिवाइड बाई N1Cv1 प्लस N2Cv2। तो पहले जो है वो हीलियम है। हीलियम इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस और उसका जो 16 ग्राम अगर मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास विच इज 8। मोलर मास उसका 4 होता है, सॉरी, सो 4 हो जाएगा।
ओके, CP1 जो होगा मोनोटोमिक गैस का CP कितना होता है? मोनोटोमिक गैस का जो CP होता है वो 7/5 के इक्वल होता है, सॉरी 5/3 के इक्वल होता है, माय मिस्टेक, 5/2R के इक्वल होता है। एंड जो N2 है विच इज़ द ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो दैट विल बी 16 डिवाइड बाई 32 विच इज़ 1/2 होगा। उसका CP2 कितना होगा? दैट इज़ डायटोमिक गैस का 7/2R होता है। नीचे N1 विल बी 4 एंड CV1 तो CV1 विल बी 3/2R एंड दिस विल बी 5/2R। सो यहाँ से ये 2 2 था, ये 2 तो कैंसिल नहीं होगा, else it is 10R plus 7/4R divided by 6R plus 5/4R। यहाँ से मैं 4 10 40 plus 7 to 47R divided by 4 6 24 plus 5। सो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको फाइन करूँ 21 1 29 एंड देन इट इज़ 18 एक्चुअली 18 29 6 अगर मैं करूँ तो डेट इज़ 174 होगा, 60 एंड 0 29 2 समथिंग होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.62 समथिंग विच इज़ क्लोज टू 1.64। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं 1.64। द फिगर शोज द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर सर्टन मास ऑफ परफेक्ट गैसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर्स ऑफ P1 एंड P2। व्हाट inference can you draw from the graphs? तो इन्फरेंस क्या निकलेगा? तो इन्फरेंस एक्चुअली ये निकलेगा, इट्स नॉट इंटरफेरेंस, इन्फरेंस। तो इन्फरेंस ये निकलेगा कि देखो ये प्रेशर वर्स वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, तो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू μR T में, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू μR अपॉन P इंटू T हो जाएगा। तो अगर मैं Y इक्वल टू MX से कंपेयर करेंगे तो स्लोप जो होगा वो μR अपॉन P के इक्वल होगा, मतलब जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका स्लोप कम होगा बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्लोप कम किसका है? P1 का है, तो उसका प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, सो P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The temperature of a gas having 2 × 10⁻25 molecules per cubic meter at 1.38 atmospheric. So temperature of the gas find करना है। ओके, temperature of the gas molecules per cubic meter at 1.38 atmospheric pressure. तो PV इज इक्वल टू N kBT यूज़ कर लेता हूँ, और हमें स्मॉल n गिवन है विच इज़ 1.30 सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ 2 × 10⁻25 पर क्यूबिक मीटर। तो अब हमें वॉल्यूम नीचे ले लौटे, इट इज़ N kBT के इक्वल हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है? टेम्परेचर विच इज़ P अपॉन N kB। इसमें P की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.38। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा पास्कल में, तो 1.05 × 10⁻03 × 10⁵। नीचे n की वैल्यू 2 × 10⁻25 है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 3.38 1.38 × 10⁻23। सो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1.38 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 1.03 अपॉन 2 करेंगे तो इसको मैं 1 अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूँ, 10⁵। 25 - 23 is 2, तो 3 हो जाएगा, 1/2 इज 0.5।
सो ये हो जाएगा 500 केल्विन, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो दैट्स ऑल. आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस. थैंक यू.